सबको माफ करते हुए, हम सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। इंडियन मेडिकल हिस्ट्री में एक ऐसा केस आया जिसने पिछले कुछ दिनों में लोगों को झकझोर के रख दिया। 32 साल का एक युवक हरीश राणा, जिसके परिजनों ने उसके इच्छा मृत्यु की मांग की। वो 13 साल से कोमा में था और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी, यानी उसे पैथी यूथनेशिया दिया जाएगा। वो फिलहाल नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है और उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आखिर ये पैथी यूथनेशिया क्या है, क्यों इसकी चर्चा हो रही है, क्या लंबा प्रोसेस है और कैसे हरीश राणा को जो है इच्छा मृत्यु दी जाएगी, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर संदीप कुमार हैं, आरएमएल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ये सर, जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, हरीश राणा जो पूरी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, पैथी यूथनेशिया, जिसको टर्म बार बार आप कहीं पर भी सर्च करेंगे सबसे ज़्यादा ट्रेंड करता है। थोड़ा सा समझाएं एक आसान भाषा में जी, ये पैथी यूथनेशिया क्या है? देखिए, ये जो टर्म है पैसिव यूथनेशिया, यानी कि स्वैच्छिक मृत्यु की कामना की गई है। स्वैच्छिक मतलब मरीज़ की इच्छा। अब इस केस के अंदर मरीज़ हमारा 13 साल से कोमा में, वो अपने आप से अपना डिसीज़न नहीं ले सकता है। वो अब पैसिव यूथनेशिया की बात करें तो ये प्रक्रिया कैसे होती है, अगर उनको चरणबद्ध तरीके से हम बताएं कि पहला तो ये है कि परिवार ने इच्छा जाहिर की। जो परिवार उनका ध्यान रख रहा था लगभग 13 साल से, वो सेवा कर रहा था उनकी 13 साल से, और उन्होंने ये पाया कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी सामान्य अवस्था में आएँ या उस दर्द को समझें। उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ़ है, वो 13 साल के लंबे अंतराल पे उन्होंने देखी है। तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं इस चीज़ का। और ये है कि उन्होंने जब ये डिसाइड किया तो उन्होंने अप्रोच किया। उसके लिए जो मेडिकल जो कानून है, जो हमारा लॉ है, अब उसमें कि अभी उनको 3 साल का अंतराल लगा इन सब चीज़ों को कानूनबद्ध तरीके से प्रोसेस में लाने में। अब सबसे पहली चीज़ कि मेडिकल यूनिट को अपॉइंट करना। पहले तो ये मेडिकल यूनिट डिसाइड करेगी कि वाकई में मरीज़ की स्थिति ऐसी है कि वो दोबारा से अपने पूरे अच्छे जो हेल्दी जीवन में आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिमाग में कुछ इस तरीके के बदलाव हुए हैं जिनको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर ये मेडिकल बोर्ड ये निर्णय लेता है कानून की देखरेख में कि इस मरीज़ को वापस से एक स्वस्थ प्रक्रिया से होकर स्वस्थ नहीं किया जा सकता है, या कोई दवाई के ज़रिए या कोई किसी भी मेडिकल प्रोसेस के ज़रिए, तो वो एक डिसीज़न लेता है कि ओके, ये नहीं किया जा सकता है, ये मरीज़ की हालत ऐसी है कि दोबारा से इसको स्वस्थ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक और दूसरा मेडिकल बोर्ड अपॉइंट किया जाता है जो इनकी फाइंडिंग्स को दोबारा से जो निष्पक्ष रूप से जांचता है कि वाकई में ये पाया गया है इस मेडिकल बोर्ड के द्वारा कि इसकी स्थिति इस तरीके से है कि इतने सालों से देखा गया है कि दोबारा से इनके दिमाग को या इनके शरीर को स्वस्थ नहीं किया जा सकता है किसी भी मेडिकल मीन से। उसके बाद जब ये ऐसा पाया जाता है तो उसको एक मेडिकल जो वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जिससे इनको एम्स में सुविधाएं दी गई। उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि मरीज़ को की जो डिग्निटी, एक तो ये है कि मरीज़ को एक तो जब मृत्यु आती है तो किसी भी तरीके के दर्द का सामना ना करे मरीज़। दर्द की दवाएँ दी जाती हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने के लिए पहले तो जैसे अगर मरीज़ वेंटिलेटर पे है या मरीज़ कुछ ऐसी दवाइयों पे है जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में किया जा रहा है, दिल की दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ एंटीबायोटिक चल रही हैं, उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम किया जाता है। उनको खाना दिया जा रहा है नली के ज़रिए या किसी भी और तरीके से, उसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाता है। और ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि मरीज़ को दर्द ना हो। तो इसीलिए इसमें पैलिएटिव केयर का भी रोल आ जाता है कि वो पैलिएटिव केयर में आपको दवाइयाँ दी जाती है ताकि मरीज़ को दर्द ना हो बिल्कुल भी, और वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाए। ऐसे ही वेंटिलेटर को धीरे धीरे कम किया जाता है और दर्द की दवाइयों के साथ, और ये ध्यान रखा जाता है कि वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाए। सर, जैसे कि आपने जो बताया कि धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया को पालन किया जाता है, अब पहले तो हम सर ये समझना चाहते थे कि क्या इसमें जब मरीज शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में तो सामान्य वार्ड में कुछ करते हैं या किसी आईसीयू में शिफ्ट करते हैं,
वो स्टेप कैसे होते हैं कि पहले क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, वो थोड़ा प्रक्रिया को आप समझाएं। जी, एक्चुअली हर एक हॉस्पिटल, जैसे हमारा अर्बन हॉस्पिटल में भी हमारे पास पैलेटिव केयर की सुविधाएं हैं। पैलेटिव केयर सुविधाएं उन मरीज़ों को दी जाती हैं जिसमें जैसे बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो जिनका जो पूरी तरीके से इलाज अगर संभव नहीं है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं हमारे पास, है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द है और वो ऐसी बीमारियां जिसमें जीवन को खतरा है लेकिन पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, तो उनको पैलेटिव केयर वार्ड में रखा जाता है या पैलेटिव केयर यूनिट होती है, उसमें रख के उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सबसे ज़्यादा दर्द का निवारण रखा जाता है और साफ सही शब्दों में उनके रिलेटिव्स मरीज़ को ये बता दिया जाता है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये जीवन को आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करेंगी, ये जीवन को जो उनका जीवन है उसको दर्द रहित मृत्यु की तरफ लेके जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब एक मरीज़ इस स्थिति में होता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु है उसको पूरे सम्मान के साथ वहाँ तक पहुँचाया जाए। सर, ये हरीश के केस में जैसे अब वो एडमिट हो गया है इसमें, और अब जैसा आपने बताया कि धीरे धीरे जो तमाम चीज़ें हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट था वो उससे हटाया जाएगा, तो सर पहला स्टेप क्या होगा हरीश केस में, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा कि जब हम इस प्रक्रिया की तरफ जाएंगे? देखिए, ये मरीज़ की हालत के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अब हरीश जी के केस में उनके जो माँ बाप हैं उनका एक तो उनके डिसीजन का सम्मान करते हैं हम। जब वो उनको लेके आए, एक तो 13 साल से वो उनकी देख रेख कर रहे थे। अभी ये है कि हर एक मरीज़ का, जैसे मान लो हमारा पेशेंट हमारा वेंटिलेटर पे है या हमारा कुछ ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ चल रही हैं, तो हर एक केस अलग हो सकता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में यही होता है कि मरीज़ अगर वेंटिलेटर पे है या जीवन रक्षक दवाइयाँ चल रही हैं, उनकी कुछ हरकत नहीं है, शरीर में कोई हरकत नहीं है, दिमाग में कोई हरकत नहीं है, तो उन सब केसेस के अंदर ये जांचा जाता है मेडिकल यूनिट के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक मेडिकल एक कमेटी होती है, पूरी जांच देख करती है, उसके बाद एक और मेडिकल कमेटी होती है, वो जांच करती है। उसके बाद जब ये दोनों सलाह बना लेते हैं और तो प्रॉपर लीगल तरीके से, जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में पहुँचे और माननीय कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। वो सर मेरा सर ये जानना था कि जैसे हरीश अब एम्स में भर्ती जी, तो मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जब वो कल 2 दिन से जब भर्ती, अब यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी? क्या मतलब सबसे पहले वेंटिलेटर को हटाया जाएगा, फिर ऑक्सीजन सपोर्ट हटता है, फिर क्या दवाई देना बंद होगा वो, और जो हटेगा उसको कितनी दिन उसको सब मॉनिटर किया जाए, क्या होता है सर? ये ना एक्चुअली जो डॉक्टर्स उनका ध्यान रख रहे हैं वो ये डिसीज़न उनका होता है ना। तो ये सारा इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उस मरीज़ की हालत कैसी है। तो वो स्टेप बाय स्टेप, मैंने जैसे बताया, क्योंकि हम जब स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ करते हैं और सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं, मरीज़ का हार्ट रेट, मरीज़ की हर हरकत, दिमागी कंडीशन, दवाइयों का जो तरीका है देने का, वेंटिलेटर का है, वो धीरे धीरे होता है और हर एक मरीज़ में अलग हो सकता है। इनके केस में भी वो अलग हो सकता है और ये सारा डिसीजन जो उनकी देखरेख करने वाली मेडिकल यूनिट है वो लेगी। सर, अब जैसे आपने कहा कि पेन बहुत होता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई डॉक्टर्स करते हैं कि इस मरीज को पेन हो रहा होगा, अब इसको ये दवा दी जाए जो है? देखिए, देखो, जब भी पेशेंट को पेन होता है तो उसके डिफरेंट तरीके से वो एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर मरीज़ बिल्कुल स्वस्थ है तो वो चिल्लाता है, दर्द होता है। लेकिन इस केस में जब मरीज़ का दिमाग ठीक से बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो कुछ हीमोडायनेमिक्स में बदलाव होता है, हार्ट रेट में, बीपी में, इस तरीके की चेंजेस होते हैं। तो दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे मरीज़ को तकलीफ़ ना हो ज़्यादा और दर्द का भी निवारण रहे। सर, ये जो पूरा प्रोसेस होगा पैथोयूथनेशिया का, ये कितना लंबा होता है, कितने समय तक होता है, क्या कोई समय सीमा होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये कब तक इसको मतलब चीज़ें हटानी है, क्या होगा? ये एक्चुअली कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यूथनेसिया आपका आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये एक प्रक्रिया है, ये स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये प्रक्रिया है, उसमें समय भी लग सकता है, कम समय भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। ये पूरी की पूरी जो मेडिकल टीम की देख में होता है, तो उसमें एक समय सीमा आप निर्धारित नहीं कर सकते। अच्छा सर, क्या इसकी पूरी रिकॉर्डिंग भी होती है? मतलब क्या जो मेडिकल बोर्ड ने डिसीजन दिया है वो उसको पूरा निगरानी करता है? क्या कोई रिकॉर्डिंग होती है या जो नॉर्मल ट्रीटमेंट वैसे ही? इसका एक्चुअली कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती है, जितना भी क्योंकि देखो ये सारा का सारा ना ये कॉन्फिडेंशियल रहता है ना। अभी कोई भी मरीज़ जब बीमार है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है। क्या उसके परिवारजन ये चाहते हैं? नहीं। क्या वो मरीज़ ये चाहता था? नहीं।
तो अगर हम लोग इसका ध्यान रखेंगे तो अब जब हम डिग्निटी की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि उनके आखिरी क्षणों में हम लोगों ने उनका साथ दिया, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ मीडिया से भी और बाकी लोगों से भी कि उनके दर्द को समझने की कोशिश की जाए। जो परिवार 13 साल से उस बच्चे का ध्यान रख रहा था, इतनी मेहनत करी उन्होंने उनको छोटे से देखा है बच्चे को, और जब 13 साल से किसी माँ बाप ने ऐसे देखा बच्चे को, ऐसी हालत में देखा, तो ये उनका राइट है, उनका वो क्षण है जिसमें वो बहुत तकलीफ़ में है, और ये डिसीज़न लेना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए उनके डिसीज़न का, और हम सब इसके साथ हैं। यानी सर कोई समय सीमा नहीं होती नहीं। और चरणबद्ध तरीके से जी। जो उनकी इच्छा मृत्यु की पूरी प्रक्रिया है हरीश की, उसका पालन किया जाएगा और पूरी जो डॉक्टरों की टीम है जी। वो उसकी निगरानी करेगी। जी। उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी। जी नहीं, उनकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि मरीज़ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब आपने उसको निष्क्रिय कर जो स्टेप बाय स्टेप हटाने की कोशिश की, उसको मरीज़ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो वेरी कर सकता है पेशेंट टू पेशेंट। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर संदीप कुमार, प्रोफेसर एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट आईआईएम। उन्होंने बताया कि पैथी यूथनेशिया क्या होता है और हरीश राणा के केस में किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जिसके तहत उसे पूरे सम्मान के साथ इस दुनिया से आखिरी या कहें अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसकी गुहार उसके माता पिता ने सर्वोच्च न्यायालय से लगाई थी। नई दिल्ली से मैं सहयोगी गोपाल प्रजापति के साथ पल्लव इंडिया।